My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 जो सत्र 2022-23 में बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, जिनके लिए एक कोर्स था जिसका नाम था एजू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया या भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे। इस पेपर का, इस कोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 20 जुलाई 2023 को हुआ था। तो उस पेपर में जो प्रश्न आए थे वो दो सेक्शन में आए थे। एक तो था डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक और दूसरा था ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी। तो 20 जुलाई 2023 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एजू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया या भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे, उसमें कौन कौन से प्रश्न डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक में आए थे और कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी में आए थे और उनके क्या आंसर हैं, इसको हम आज की क्लास में इस वीडियो में देखेंगे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं कि 20 जुलाई 2023 को एजू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे, इस कोर्स का, इस पेपर का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्या आंसर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सबसे पहले सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव या खंड व्याख्यात्मक एजू बीएड 115 बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सीबीसीएस मोड। डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन पेपर जो था वो दो भागों में था। खंड अ सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स, खंड अ जो था व्याख्यात्मक 15 अंकों का, और सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स, अर्थात खंड ब जो था वो बहुविकल्पी 60 अंक का था। सबसे पहले खंड अ जो है, जो लिखने वाला था 15 अंकों का, वो होता है 1 घंटे का और वो आपका जमा कर लिया जाता है और उसके 1 घंटे के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव खंड ब करने का लिए दिया जाता है और उसके आंसर आपको एमआर शीट पर गोला करके भरने होते हैं। तो सबसे पहले खंड है, टाइम 1 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 15। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस है, नोट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है और वो कितने हैं, 5-5 अंक के हैं, क्योंकि टोटल पूर्णांक जो है वो 15 अंक का है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीबीसीएस सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है, जो सीबीसीएस सिस्टम या सीबीसीएस प्रणाली, इसके गुण और दोष की विवेचना करनी है कि इसके क्या क्या मेरिट हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इसके गुण हैं और इसके क्या क्या डीमेरिट से क्या क्या दोष हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। तो इस सीबीसीएस सिस्टम में आप अध्ययनरत हैं तो इसके बारे में अच्छे से इसका मेरिट और डीमेरिट समझते होंगे, इसको आप पॉइंट वाइज लिख देते। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो माध्यमिक स्तर पर अर्थात सेकेंडरी लेवल पे व्यावसायिक शिक्षा का क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या प्रभाव रहा है, उसका आपको इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है कि क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा, क्या मेरिट से क्या डीमेरिट से, उसका मूल्यांकन करना है आपको। तो उसके बारे में आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स, अच्छाई और कमियों को इस तरह से हेडिंग डालते हुए आपको मूल्यांकन इसका करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा के अधिकार 2009 पर टिप्पणी कीजिए। तो शिक्षा का अधिकार 2009 या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए एक्ट आया था, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिख देना था हेडिंग डाल के। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस ऑन द स्टेटस ऑफ फीमेल
लिटरेसी इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस डेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में महिला साक्षरता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो इसमें थोड़ा सा आपके पास डेटा होना चाहिए। जब आपके पास डेटा होगा तभी इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि आज़ादी के बाद जनगणना कब कब हुआ और उसके जो आंकड़े हैं उसको आपको यहाँ पे दिखाना था और उसके आधार पर महिला साक्षरता की स्थिति पर प्रकाश डालना था, महिला साक्षरता की स्थिति के बारे में लिखना। तो सब तो हम आपको क्या करना था, प्रत्येक जो जनगणना हुई है आज़ादी के बाद उसमें महिलाओं की साक्षरता दर क्या रही इसको पहले आपको दिखाना था और उसके आधार पर आपको ये बताना था कि महिलाओं की जो साक्षरता दर रही है उसमें बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, और बढ़ोतरी हुई है तो किस रेट में हुई है, उसके क्या क्या कारण थे। इस तरह से आप जो है इसके आंसर्स को लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं तो इस पर कि इसकी क्या क्या समस्याएं हैं शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन की हमारे देश में, तो इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आउटलाइन द रोल ऑफ टीचर्स इन बिल्डिंग अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। मूल्य आधारित समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो जो हमारा समाज है वो मूल्य आधारित होना चाहिए और आज के समाज में मूल्यों की ही कमी देखने को मिलती है। तो एक मूल्य आधारित समाज के निर्माण में टीचर्स की, शिक्षक की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज लिखना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 प्रश्न आए थे आपके जो है आपका जो सेक्शन ए था सब्जेक्टिव जो था, लिखने वाला जो था डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक, इसमें 6 प्रश्न आए थे। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं भी आपको 3 प्रश्नों का आंसर या उत्तर लिख करके देना था। ध्यान देना था कि इसको लिखने के लिए आपके पास स्पेस दिया गया है और आपके पास जो स्पेस है उसमें देखिए पेज नंबर 3 पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और पेज नंबर 8 तक आपके पास जगह है। तो आपके पास कुल मिलाकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 पेजेज मिले हैं। तो 6 पेजेज का मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको 2 पेज का जो है स्पेस देना है। तो प्रत्येक प्रश्नों को जो है आप बराबर बराबर स्पेस देंगे और 2-2 पेजों में इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, सभी प्रश्नों के आंसर्स को बैलेंस कर पाएंगे। तो किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। इनमें से आप उन प्रश्नों का चयन कीजिए जिनके बारे में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं का आंसर आपको लिखना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी है बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव एजीब्यूड 115 बीएड 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी टाइम आपको जो अलॉटेड है 1 आवर 1 घंटे का है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स 60 है, अधिकतम 60 है। नोट में दिया है कि पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। अर्थात क्वेश्चन पेपर में कुल 40 प्रश्न है, हर प्रश्न का जो है 1.5 नंबर होता है, 1.5 मार्क्स होता है और कुल मिलाकर के मैक्सिमम मार्क्स 60 है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये क्वेश्चन पेपर है इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नकारात्मक जो है अंकन नहीं किया जाता है। तो आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको OMR शीट पर ABCD में से गोला करके देना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इन NEP 2020 itself प्री प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन गिवन अ नेम। NEP 2000 में प्री प्राइमरी एजुकेशन या पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नाम दिया गया है। योर ऑप्शंस आर फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, नर्सरी स्टेज एंड आंगनवाड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप देखेंगे कि फाउंडेशन स्टेज जो है वो किसको दिया गया है, वो आंगनवाड़ी का जो 3 साल का है और क्लास 1 और 2, क्लास 1 एंड 2 को फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आता है जिसमें कक्षा 3 से 5 आता है, क्लास 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज में आता है। फिर मिडिल में आता है 6 से 8 और उसके बाद सेकेंडरी में आता है 9 से 12। प्रश्न है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन या पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कौन सा नाम दिया गया। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो आएगा जो आंगनवाड़ी वाला है, जो क्लास 1 एंड 2 वाला है। तो इस तरह से इसका क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज के अंदर ही ये 3 साल की आंगनवाड़ी वाली शिक्षा और कक्षा 1 और 2 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए फाउंडेशन स्टेज
फाउंडेशन स्तर, इट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है द फर्स्ट कमेटी टू बी कंस्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वीमेंस एजुकेशन वाज। स्वतंत्रता पश्चात भारत में नारी शिक्षा पर पहली समिति का गठन किस नाम से हुआ। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति, मुदालियर आयोग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नारी शिक्षा पर जो पहली समिति बनाई गई थी वो 1958 या 1958 में बनाई गई थी और दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में बनाई गई थी। दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी। सो हियर द बी ऑप्शन, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी या डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक स्टैंड फॉर। मूक का अर्थ होता है, तो मूक का क्या अर्थ है आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न प्री प्राइमरी एजुकेशन। आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शंस हैं ए फ्रोबेल, बी मॉन्टेंसरी, सी गिजोभाई एंड डी रूसो। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता या फादर ऑफ मॉडर्न प्री प्राइमरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक नाम आता है, दैट इज फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल अर्थात ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल को माना जाता है। तो एक प्रश्न और बनता है कि ये किस देश को बिलोंग करते थे, तो जर्मनी को ये बिलोंग करते थे। जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल को आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। 1837 में जर्मनी के ब्लेकनबर्ग नामक ग्राम में प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय अथवा बालोद्यान की स्थापना फ्रोबेल जी के द्वारा की गई थी। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1837 में जर्मनी के ब्लेकनबर्ग नामक ग्राम में प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय अथवा बालोद्यान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है ECCE इज रिलेटेड टू। ECCE का किससे संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस में आएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर जो आता है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन या पूर्व प्राथमिक की शिक्षा होती है, इसलिए जो है ये सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स स्टूडेंट्स, मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स जो है वो सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसी को से संबंधित है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन या सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द सिस्टम ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड। विश्व में सबसे पहले अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, विश्व में सबसे पहले अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की जो हम व्यवस्था बात करते हैं तो सबसे पहले स्वीडन में लागू की गई थी। स्वीडन में सबसे पहले सन 1842 में लागू की गई थी। स्वीडन में कब लागू की गई थी, 1842 में। अपने यहाँ अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था स्वीडन में की गई थी। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 1870 में इसकी व्यवस्था की गई थी। अमेरिका में 1852 में की गई थी। तो अमेरिका में 1852 में की गई है, इंग्लैंड में 1870 में की गई है और स्वीडन में जो है 1842 में की गई है। इसलिए इसका जो है राइट ऑप्शन जो है दैट इज़ द स्वीडन। सो हियर सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है इन विच ईयर डिड महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा अरेंज कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन हिज इंटायर प्रिंसली स्टेट। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने किस वर्ष अपनी संपूर्ण रियासत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की
व्यवस्था की। आपके विकल्प है 1905, 1906, 1907 और 1908। तो कब किया था डियर स्टूडेंट्स? महाराज जी ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अपनी संपूर्ण रियासत में 1906 में किया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ ने सन 1893 में प्रयोगात्मक रूप में अमरेली तालुके में तथा बाद में 1906 में अपनी संपूर्ण रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। तो हियर यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 7 है उसका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है ड्रॉप आउट इन प्राइमरी एजुकेशन इज कॉल्ड। प्राथमिक शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ देना कहलाता है इंटरसेप्ट, वेस्टेज, बोथ ऑफ देव, नन ऑफ देव। तो अवरोध कहलाता है या अपव्यय कहलाता है, दोनों कहलाता है। जब प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो एक प्रकार से वह क्या करता है, प्राथमिक शिक्षा को पूरी नहीं कर पाता है। और जब प्राथमिक शिक्षा को बिना पूरी किए ही विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके ऊपर जो खर्च किया गया रहता है गवर्नमेंट का या सरकार के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया रहता है, धन का खर्च किया गया रहता है, उस सारे के सारे खर्च बेकार हो जाते हैं क्योंकि उसने प्राथमिक शिक्षा बिना पूरी किए बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो इस स्थिति को हम कहते हैं वेस्टेज या अपव्यय। अर्थात उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, जो भी खर्च होता है वो क्या हो जाता है, सब वेस्ट हो जाता है। तो वेस्टेज या अपव्यय कहते हैं जब प्राथमिक शिक्षा में बीच में पढ़ाई विद्यार्थी छोड़ देता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है देयर इज ब्लॉकेज इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन है। ऑप्शंस आर ड्रॉप आउट, पढ़ाई बीच में छोड़ देना, फेलिंग द सेम क्लास रिपीटेडली, एक ही कक्षा में बार बार फेल होना, सी फ्रिक्वेंटली चेंज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बार बार शिक्षण संस्थान बदलना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डिरेक्शन पढ़ाई बीच में जो छोड़ देते हैं विद्यार्थी तो वहाँ पे जो टर्म होता है उसके लिए अपव्यय या वेस्टेज होता है, जैसा कि पिछले वाले प्रश्न में था। अवरोधन की जब हम बात करते हैं तो अवरोधन क्या होता है, कहीं पे रुक जाना, कहीं पे ब्लॉकेज हो जाना या रुक जाना है, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट हो जाना। तो रुकने का मतलब होता है एजुकेशन में कि विद्यार्थी एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहा है, बार किसी कारण से रुका हुआ है, फेल होता जा रहा है। तो जब एक ही कक्षा में विद्यार्थी बार बार फेल होता है तो ऐसी स्थिति को हम स्टैग्नेशन या ब्लॉकेज या अवरोधन नाम देते हैं। तो यहाँ पे फेलिंग द सेम क्लास रिपीटेडली या एक ही कक्षा में बार बार फेल होना क्या कहलाता है, अवरोधन या स्टैग्नेशन कहलाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नवोदय विद्यालय वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। नवोदय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई। तो डियर स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय जो है इसकी स्थापना सर्वप्रथम जो हुई थी वो किस राज्य में हुई थी, ऑप्शन है। तो कहाँ पर हुई थी, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 1985-86 में हरियाणा के झज्जर जिला रोहतक में स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र के अमरावती में स्थापना हुई थी 1985-86 में। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में 1985-86 में हुई थी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। हरियाणा झज्जर जिला रोहतक में तथा अमरावती महाराष्ट्र में सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985-86 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। वे कौन थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई या कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जो है यहाँ पे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में सर्वप्रथम 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है इन द सर्व शिक्षा अभियान द टारगेट वाज टू कंप्लीट प्राइमरी लेवल एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य था 2009, 10, 11 या 12। तो डियर स्टूडेंट्स जब सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं तो यहाँ भी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो निर्धारित किया गया था कि 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी की जाएगी। अर्थात सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का जो लक्ष्य था वो क्या था, 2007 तक। और 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2010 तक
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा दैट इज कक्षा 1 से 8 तक की व्यवस्था करने की बात और पूरी करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 प्रश्न है व्हेन डिड द मिड डे मील स्कीम स्टार्ट? मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, मध्याह्न भोजन योजना की हम बात करें तो देश के 2408 देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम या योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है RTE एक्ट 2009 गारंटीज एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? किस आयु वर्ग के बालकों के लिए RTE एक्ट 2009 शिक्षा की गारंटी देता है? तो किसको देता है? जो एज ग्रुप है वो क्या है? 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो है RTE एक्ट 2009 शिक्षा की गारंटी देता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है व्हेन डिड द RTE एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स? RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ, कब प्रभावित हुआ? तो कब हुआ था प्रभावित डियर स्टूडेंट्स? 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RTE एक्ट लागू किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 इज द राइट ऑप्शन। 1 अप्रैल 2010 से जो है RTE एक्ट 2009 लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ द RTE एक्ट 2009 प्रिस्क्राइब्स कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट? RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करती है? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पढ़ा होगा तो RTE एक्ट की जो धारा 17 है, धारा 17 है, सेक्शन 17 है, या किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना व भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। तो धारा 17 या सेक्शन 17 धारा 17 जो है यह राइट ऑप्शन होगा। इस धारा के अंतर्गत विद्यार्थियों को शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न है द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल विमेंस एजुकेशन कमेटी वाज? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा समिति बनाई गई थी वह कौन सी बनाई गई थी? दुर्गाबाई देशमुख समिति बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1958 में डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा पहले समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन दुर्गाबाई देशमुख इज द राइट ऑप्शन। स्वतंत्रता के बाद 1858 में डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा पहली समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न है इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज हैव बीन प्लेस्ड? संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो डियर स्टूडेंट्स, 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 241, 343, 281, 356। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3431 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है आर्टिकल 343 वो जो है सही उत्तर है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3431 343(1) के अनुसार हिंदी जो है देश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डायरेक्टिव टू मेक एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास हेतु प्रयास करने का निर्देश
है। योर ऑप्शंस आर 350, 351, 352 एंड 342। डियर स्टूडेंट्स, जो संविधान का अनुच्छेद 351 है, आर्टिकल 351 है, वो हिंदी भाषा की प्रचार, उसकी हिंदी भाषा की वृद्धि करना और उसके विकास करने की बात करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का विकास हेतु प्रयास किया जाएगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की क्लास में हम सभी लोगों ने 20 जुलाई 2023 को जो एजुकेट 115 चैलेंजेज एंड इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की चुनौतियां और मुद्दे क्वेश्चन पेपर आया था, उसको सॉल्व किया। हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखा और ऑब्जेक्टिव और वैकल्पिक प्रश्नों में से 40 प्रश्नों में से प्रथम 20 प्रश्नों को सॉल्व किया, और जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसको अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपके कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जा करके अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। जल्द ही हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जो ऑब्जेक्टिव के 20 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 40 उसको लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।